दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों मार्गदर्शन एनसीईआरटी श्रृंखला में आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे 11वीं कक्षा के भूगोल भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत का अध्याय 13 महासागरीय जल। इस अध्याय में आप पढ़ेंगे जलीय चक्र क्या है और वातावरण में जल का चक्रण कैसे होता है, महासागरीय जल और उसका विभाजन किस प्रकार किया जाता है, महाद्वीपीय ढाल, गंभीर सागरी मैदान और महासागरीय गर्त क्या है। इसके अलावा तापमान को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन से हैं, तापमान का ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज वितरण किस प्रकार का है। साथ ही आप जानेंगे महासागरीय जल की लवणता और उसको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। आज तो आइए शुरू करते हैं आज का अध्याय 13 महासागरीय जल। दोस्तों जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है और कहा जाता है कि जल ही जीवन है। जल पृथ्वी पर रहने वाले सभी प्रकार के जीवों के लिए आवश्यक घटक है और पृथ्वी के जीव सौभाग्यशाली हैं कि यह एक जलीय ग्रह है, अन्यथा हम लोगों का अस्तित्व ही नहीं होता। जल हमारे सौर मंडल का दुर्लभ पदार्थ है और सूर्य अथवा सौर मंडल में अन्यत्र कहीं भी जल नहीं पाया जाता है। सौभाग्य से पृथ्वी के धरातल पर जल की प्रचुर आपूर्ति है और जल की अधिकता या प्रचुर आपूर्ति के कारण ही हमारे ग्रह को नीला ग्रह यानी ब्लू प्लेनेट कहा जाता है। आइए जानते हैं जलीय चक्र क्या है। दोस्तों जल एक चक्रीय संसाधन है जिसका प्रयोग और पुनः प्रयोग किया जा सकता है। जल एक चक्र के रूप में महासागर से धरातल पर और धरातल से महासागर तक पहुंचता है। जलीय चक्र जो वाटर साइकिल होता है, पृथ्वी पर इसके नीचे और पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल में जल के संचलन की व्याख्या करता है। जलीय चक्र करोड़ों वर्षों से कार्यरत है और पृथ्वी पर सभी प्रकार का जीवन इसी पर निर्भर करता है। दोस्तों वायु के बाद जल पृथ्वी पर जीवन के अस्तित्व के लिए सबसे आवश्यक तत्व है। पृथ्वी पर जल का वितरण असमान है और बहुत से क्षेत्रों में जल की प्रचुरता है, जबकि बहुत से क्षेत्रों में ये सीमित मात्रा में उपलब्ध है। जलीय चक्र पृथ्वी के जलमंडल में विभिन्न रूपों यानी गैस, तरल और ठोस में जल का परिसंचरण है। इसका संबंध महासागरों, वायुमंडल, भूपृष्ठ, अधः स्थल और जीवों के बीच जल के सतत आदान प्रदान से है। यहाँ पर देखिए जलीय चक्र को दर्शाया गया है किस प्रकार से। देखिए ये देखिए जो समुद्र का जल है या महासागरों का जल वाष्पीकरण के द्वारा संघनन के रूप में, वर्षण के रूप में क्या है ये जो है पृथ्वी पर आता है और इसके अलावा ये मृदा में वेधन और भूमिगत प्रवाह के द्वारा तथा ऊपरी प्रवाह के द्वारा फिर से महासागरों में मिल जाता है। तो ये जो चक्र है एक प्रकार का जलीय चक्र चलता रहता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए जल चक्र के घटक और प्रक्रियाएं। तो महासागरों में संग्रहित जल जो घटक होता है वो वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन तथा ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया के द्वारा वाष्प बनता है और वायुमंडल में जो जल होता है ये संघनन और वर्षण इसमें होता है। इसके अलावा हिम और बर्फ में पानी का संग्रहण जो है हिम पिघलने पर नदी नालों के रूप में बहता है। धरातली जल बहाव में जलधारा के रूप में ताज़ा जल संग्रहण और जल रिसाव होता है। भौम जल संग्रहण, ये भौम जल का विसर्जन और इसमें झरने शामिल हैं। दोस्तों आप जानते हैं कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का लगभग 71% भाग महासागरों में पाया जाता है। शेष जल ताजे जल के रूप में हिमानी, हिमटोपी, भूमिगत जल झीलों और मृदा में आर्द्रता, वायुमंडल, सरिता और जीवों में संग्रहित है। अब धरातल पर जो मिलने वाला जल है उसका लगभग 59% भाग महासागरों और अन्य स्थानों से वाष्पीकरण के द्वारा वायुमंडल में चला जाता है। शेष भाग धरातल पर बहता है, कुछ भूमि में रिस जाता है और कुछ भाग हिमनदी का रूप ले लेता है। दोस्तों उल्लेखनीय है कि पृथ्वी पर नवीकरणीय योग्य जल निश्चित मात्रा में है, जबकि इसकी मांग तेजी से बढ़ती जा रही है और इस कारण दुनिया के विभिन्न भागों में स्थानिक और कालिक दोनों रूपों से जो है वाटर क्राइसिस यानी जल का संकट पैदा हो जाता है। नदी जल के प्रदूषण ने इस संकट को और भी अधिक बढ़ा दिया है और आप जल की गुणवत्ता को कैसे सुधार सकते हैं, जल की उपलब्ध मात्रा में कैसे वृद्धि कर सकते हैं,
दोस्तों, जल की गुणवत्ता को सुधारने के लिए उसमें वाहित मल और औद्योगिक कचरे को जाने से रोकना चाहिए। और जल की उपलब्ध मात्रा में वृद्धि कैसे की जा सकती है, तो उसके उपचारण द्वारा, जल के पुनः प्रयोग के द्वारा, और कम से कम हम इसको खराब यानी कम से कम हम इसका जो है दोहन करें, कम से कम इसका उपयोग करें। इसके आधार पर हम इसके उपलब्ध मात्रा में वृद्धि कर सकते हैं। आइए जानते हैं महासागरीय अधः स्थल का उच्चावच। दोस्तों, महासागर पृथ्वी की बाहरी परत में बृहद गर्तों में स्थित है, और इस खंड में हम पृथ्वी के महासागरीय बेसिनों की प्रकृति और उनकी भू आकृतियों के बारे में जानेंगे। आइए जानते हैं। महाद्वीपों के विपरीत महासागर एक दूसरे से इतने स्वाभाविक रूप से विलय हो जाते हैं कि उनका सीमांकन करना कठिन हो जाता है। भूगोलविदों ने पृथ्वी के महासागरीय भाग को 5 महासागरों में बांटा है। ये 5 महासागर प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर और आर्कटिक। दोस्तों, अनेक समुद्र, खाड़ियाँ, गल्फ और अन्य निवेशिकाएं इन 5 बड़े महासागरों के भाग हैं। महासागरीय अधः स्थल का प्रमुख भाग समुद्र तल के नीचे 3 से 6 किलोमीटर के बीच पाया जाता है। महासागरों के जल के नीचे की भूमि यानी महासागरीय अधः स्थल भूमि पर पाए जाने वाले लक्षणों की अपेक्षा जटिल और विभिन्न प्रकार के लक्षणों को प्रदर्शित करती है। दोस्तों, महासागरों की तली में विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं, सबसे गहरे गर्त और सबसे बड़े मैदान होने के कारण ये ऊबड़ खाबड़ होते हैं। महाद्वीपों पर पाए जाने वाले लक्षणों की तरह ये लक्षण भी विवर्तनिक, ज्वालामुखी और निक्षेपण की क्रियाओं से बनते हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं दोस्तों महासागरीय अधः स्थल का विभाजन। तो महासागरीय अधः स्थल को 4 भागों में बांटा जा सकता है। महाद्वीपीय शेल्फ, महाद्वीपीय ढाल, गहरे समुद्री मैदान और महासागरीय गभीर। तो दोस्तों, इसके अलावा महासागरीय तलों पर भी कुछ बड़े और छोटे उच्चावच संबंधी लक्षण पाए जाते हैं, जैसे कटक, पहाड़ी, समुद्र टीला, निमग्न द्वीप, खाड़ियाँ और खड्ड आदि। सबसे पहले हम महाद्वीपीय शेल्फ के बारे में जानेंगे। दोस्तों, महाद्वीपीय शेल्फ जो है, प्रत्येक महाद्वीप का विस्तृत सीमांत होता है, जो अपेक्षाकृत उथले समुद्रों और खाड़ियों से घिरा होता है, और ये महासागर का सबसे उथला भाग होता है, जिसकी औसत प्रवणता 1 डिग्री या उससे भी कम होती है। यह शेल्फ अत्यंत तीव्र ढाल पर समाप्त होता है, जिसे शेल्फ अवकाश कहते हैं। दोस्तों, महाद्वीपीय शेल्फों की चौड़ाई एक महासागर से दूसरे महासागर में अलग अलग होती है, और महासागरीय शेल्फ की औसत चौड़ाई 80 किलोमीटर तक होती है। कुछ सीमांतों के साथ शेल्फ नहीं होते अथवा अत्यंत संकीर्ण होते हैं, जैसे कि चिली के तट और सुमात्रा के पश्चिमी तट इत्यादि पर। इसके विपरीत आर्कटिक महासागर में साइबेरियन शेल्फ विश्व में सबसे बड़ा है, जिसकी चौड़ाई 1500 किलोमीटर है, और शेल्फ की गहराई भी अलग अलग होती है। कुछ क्षेत्रों में यह 30 मीटर और कुछ क्षेत्रों में 600 मीटर गहरी होती है। दोस्तों, महासागरीय शेल्फों पर अवसादों की मोटाई भी अलग अलग होती है। ये अवसाद भूमि से नदियों, हिमनदियों और पवन द्वारा लाए जाते हैं और तरंगों और धाराओं के द्वारा वितरित कर दिए जाते हैं। महाद्वीपीय शेल्फों पर देखा जाए तो दोस्तों, लंबे समय तक प्राप्त स्थूल तलछटी अवसाद जीवाश्मी ईंधनों के स्रोत बनते हैं। यहाँ पर देखिए महाद्वीपीय शेल्फ को दर्शाया गया है, और ये भूपर्पटी का भाग है। इसके अलावा ये महाद्वीपीय किनारा है, और देखिए ये महाद्वीपीय ढाल अथवा महाद्वीपीय उभार को दर्शाया गया है। दोस्तों, आइए अब जानते हैं महाद्वीपीय ढाल के बारे में। महाद्वीपीय ढाल महासागरीय बेसिनों और महाद्वीपीय शेल्फ को जोड़ती है। इसकी शुरुआत वहाँ होती है जहाँ महाद्वीपीय शेल्फ की तली तीव्र ढाल में परिवर्तित हो जाती है, और ढाल वाले प्रदेश की प्रवणता 2 से 5 डिग्री के बीच होती है। ढाल वाले प्रदेशों की गहराई 200 मीटर और 3000 मीटर के बीच होती है। ढाल का किनारा महाद्वीपों की समाप्ति को इंगित करता है, और इसी प्रदेश में कैनियन यानी गंभीर खड्ड और खाइयाँ दिखाई देते हैं। आइए जानते हैं गंभीर सागरीय मैदानों के बारे में। दोस्तों, ये सागरीय मैदान महासागरीय बेसिनों के मंद ढाल वाले क्षेत्र होते हैं, और ये दुनिया के सबसे चिकने और सबसे सपाट भाग हैं। इनकी गहराई 3000 से 6000 मीटर के बीच होती है, और ये मैदान महीन कणों वाले अवसादों जैसे मृत्तिका और गाद से भरे होते हैं। महासागरीय गर्त क्या है दोस्तों?
दोस्तों ये महासागरों के सबसे गहरे भाग होते हैं। ये गर्त अपेक्षाकृत खड़े किनारों वाले संकीर्ण बेसिन होते हैं और अपने चारों ओर की महासागरीय तली की अपेक्षा ये 3 से 5 किलोमीटर तक गहरे होते हैं। ये महाद्वीपीय ढाल के आधार और द्वीपीय चापों के पास स्थित होते हैं और सक्रिय ज्वालामुखी तथा प्रबल भूकंप वाले क्षेत्र होते हैं। तो देखिए, महासागरीय गर्त बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं दोस्तों। ये प्लेटों के संचलन के अध्ययन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और अभी तक लगभग 57 गर्तों को खोजा गया है, जिसमें से 32 प्रशांत महासागर में, 19 अटलांटिक महासागर में और 6 हिंद महासागर में उपस्थित महासागरीय गर्त हैं। इसके अलावा आइए जानते हैं उच्चावच की लघु आकृतियाँ। दोस्तों महासागरीय अधः स्थल यानी महासागरों को निचले स्थलों की प्रमुख उच्चावचों के अतिरिक्त कुछ लघु किंतु महत्वपूर्ण आकृतियाँ महासागरों के विभिन्न भागों में पाई जाती हैं। ये आकृतियाँ, इनके बारे में हम शार्ट में जानेंगे। पहला है मध्य महासागरीय कटक। दोस्तों एक मध्य महासागरीय कटक पर्वतों की 2 श्रृंखलाओं से बना होता है, जो एक विशाल अवनमन द्वारा अलग किए गए होते हैं और इन पर्वत श्रृंखलाओं के शिखर की ऊंचाई 2500 मीटर तक हो सकती है और इसमें से कुछ समुद्र की सतह तक भी पहुंच सकती हैं। इसका उदाहरण आइसलैंड है, जो मध्य अटलांटिक कटक का एक भाग है। दूसरा जो उच्चावच है ये है समुद्री टीला। तो ये नुकीले शिखरों वाला एक पर्वत है जो समुद्री तली से ऊपर की ओर उठता है किंतु महासागरों की सतह तक नहीं पहुंच पाता। समुद्री टीले ज्वालामुखी के द्वारा उत्पन्न होते हैं और ये 3000 से 4500 मीटर ऊंचे हो सकते हैं। एम्पेरर समुद्री टीला जो प्रशांत महासागर में हवाई द्वीपों का विस्तार है, इसका एक अच्छा उदाहरण है। तीसरा सबसे सपाट जलमग्न कैनियन। दोस्तों ये गहरी घाटियां होती हैं जिनमें से कुछ की तुलना में कोलोरेडो नदी की ग्रैंड कैनियन से की जा सकती है। कई बार ये बड़ी नदियों के मुहाने से आगे की ओर विस्तृत होकर महाद्वीपीय शेल्फ और ढालों को आर पार काटती नजर आती हैं। हडसन कैनियन विश्व का सबसे अधिक जाना माना कैनियन है। इसके अलावा निमग्न द्वीप। दोस्तों निमग्न द्वीप चपटे शिखर वाले समुद्री टीले होते हैं। इन चपटे शिखर वाले जलमग्न पर्वतों के बनने की अवस्थाएं क्रमिक अवतलन के साक्ष्यों द्वारा प्रदर्शित होते हैं। अकेले प्रशांत महासागर में अनुमानतः 10,000 से अधिक समुद्री टीले और निमग्न द्वीप उपस्थित हैं। इसके अलावा दोस्तों प्रवाल द्वीप यानी कोरल आइलैंड, ये उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाए जाने वाले प्रवाल भित्तियों से युक्त निम्न आकार के द्वीप हैं, जो कि गहरे अवनमन को चारों ओर से घेरे हुए होते हैं और यह समुद्र यानी अनूप का एक भाग हो सकता है या कभी कभी ये साफ, खारे या बहुत अधिक जल को चारों तरफ से घिरे रहते हैं। दोस्तों महासागरीय जल का तापमान। महासागरीय जल के तापमान में अंतर होता है और ये कई कारकों पर निर्भर करता है। इसमें हम महासागरों के तापमान की स्थानिक और ऊर्ध्वाधर भिन्नताओं के बारे में जानेंगे। दोस्तों महासागरीय जल भूमि की तरह सौर ऊर्जा के द्वारा गर्म होते हैं और स्थल की तुलना में जल के तापन और शीतलन की प्रक्रिया धीमी होती है, आप जानते हैं। तापमान वितरण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन से होते हैं? दोस्तों महासागरीय जल के तापमान वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में अक्षांश, स्थल और जल का असमान वितरण, सनातन पवने, इसके अलावा महासागरीय धाराएं महत्वपूर्ण होती हैं। अक्षांश तो दोस्तों ध्रुवों की ओर प्रवेशी सौर्य विकिरण की मात्रा घटने के कारण महासागरों के सतही जल का तापमान विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर घटता है, यानी विषुवत वृत्त पर महासागरीय जल का तापमान अधिक और ध्रुवों की ओर चलने पर कम होता जाता है। दूसरा स्थल और जल का असमान वितरण तो उत्तरी गोलार्ध के महासागर दक्षिणी गोलार्ध के महासागरों की अपेक्षा स्थल के बहुत बड़े भाग से जुड़े होने के कारण अधिक मात्रा में ऊष्मा प्राप्त करते हैं। और तीसरा सनातन पवने तो दोस्तों स्थल से महासागरों की तरफ बहने वाली पवने महासागरों के सतही गर्म जल को तट से दूर धकेल देती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप नीचे का ठंडा जल ऊपर की ओर आ जाता है और परिणाम स्वरूप तापमान में देशांतरी अंतर आता है। और इसके विपरीत अभितटीय पवने गर्म जल को तट पर जमा कर देती हैं और इससे तापमान बढ़ जाता है। दोस्तों महासागरीय जल भी महासागरों के तापमान के लिए उत्तरदायी हैं। महासागरीय धाराएं जैसे गर्म महासागरीय धाराएं ठंडे क्षेत्रों के तापमान को बढ़ाती हैं, जबकि ठंडी धाराएं गर्म महासागरीय क्षेत्रों में तापमान को घटाती हैं।
आप जानते हैं गल्फ स्ट्रीम गर्म धारा है, उत्तर अमेरिका के पूर्वी तट पर और यूरोप के पश्चिमी तट के तापमान को बढ़ाती है, जबकि लेब्राडोर धारा ठंडी धारा है जो उत्तर अमेरिका के उत्तर पूर्वी तट के नज़दीक के तापमान को कम कर देती है। दोस्तों, ये सभी कारक जो हैं ये महासागरीय धाराओं के तापमान को स्थानिक रूप से प्रभावित करते हैं। निम्न अक्षांशों में स्थित परिवेष्टित समुद्रों का तापमान खुले समुद्रों की अपेक्षा अधिक होता है, जबकि उच्च अक्षांशों में स्थित परिवेष्टित समुद्रों का तापमान खुले समुद्रों की अपेक्षा कम होता है। तो ये तापमान को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक रहे। आइए जानते हैं तापमान का ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज वितरण किस प्रकार का है। दोस्तों, महासागरीय जल की तापीय गहराई का पार्श्व चित्र दिखाता है कि बढ़ती हुई गहराई के साथ तापमान घटता है। तो आप ये जान सकते हैं कि बढ़ती हुई गहराई के साथ तापमान घटता है और सतह से लगभग 100 से 400 मीटर नीचे जो है प्रारंभ होती है, कई सौ मीटर तक नीचे जाती है। वह सीमा क्षेत्र जहां तापमान में तीव्र गिरावट आती है ताप प्रवणता या थर्मोक्लाइन कहा जाता है। जल के कुल आयतन का लगभग 90% गहरे महासागर में ताप प्रवणता के नीचे पाया जाता है और इस क्षेत्र में तापमान 0 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। मध्य और निम्न अक्षांशों में क्या होता है, तो महासागरों के तापमान की संरचना को सतह से तली की ओर 3 परतों वाली प्रणाली के रूप में समझा जा सकता है। पहली परत गर्म महासागरीय जल की सबसे ऊपरी परत होती है जो लगभग 500 मीटर मोटी होती है और इसका तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जहां यह परत पूरे वर्ष उपस्थित होती है, जबकि मध्य अक्षांशों में यह केवल ग्रीष्म ऋतु में विकसित होती है। दूसरी परत जिसे ताप प्रवणता या थर्मोक्लाइन कहा जाता है, पहली परत के नीचे स्थित होती है। इसमें गहराई के बढ़ने के साथ तापमान में तीव्र गिरावट आती है, जहां थर्मोक्लाइन की मोटाई 500 से 1000 मीटर तक होती है। और तीसरी परत बहुत अधिक ठंडी होती है तथा गंभीर सागरीय तली तक विस्तृत होती है। दोस्तों, आर्कटिक और अंटार्कटिक वृत्तों में सतही जल का तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड के निकट होता है और इसलिए गहराई के साथ तापमान में बहुत कम परिवर्तन होता है। यहाँ ठंडे पानी की केवल एक ही परत पाई जाती है जो सतह से गंभीर महासागरीय तली तक विस्तृत होती है। महासागरों की सतह के जल का औसत तापमान लगभग 27 डिग्री सेल्सियस होता है और यह विषुवत से ध्रुवों की ओर क्रमिक रूप से कम होता जाता है, आप जानते हैं। बढ़ते हुए अक्षांशों के साथ तापमान की घटने की दर सामान्यतः प्रति अक्षांश 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड होती है और औसत तापमान 20 डिग्री अक्षांश पर लगभग 22 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री अक्षांश पर 14 डिग्री सेल्सियस तथा ध्रुवों के निकट 0 डिग्री सेल्सियस होता है। उत्तरी गोलार्ध के महासागरों का तापमान दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा अधिक होता है। दोस्तों, उच्चतम तापमान विषुवत पर नहीं बल्कि इससे उत्तर की तरफ दर्ज किया जाता है। उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध का औसत वार्षिक तापमान 19 डिग्री सेल्सियस से 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है और यह भिन्नता उत्तरी और दक्षिणी गोलार्धों में स्थल और जल के असमान वितरण के कारण होता है। दोस्तों, यह तथ्य भली भांति जाना जाता है कि महासागरों का उच्चतम तापमान सदैव उनकी ऊपरी सतहों पर होता है क्योंकि वे सूर्य की ऊष्मा को प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त करते हैं और यह ऊष्मा महासागरों के निचले भागों में संवहन की प्रक्रिया से पारित होती है। परिणाम ये होता है कि गहराई के साथ तापमान में कमी आने लगती है, लेकिन तापमान में घटने की यह दर सभी जगह समान नहीं होती है। 200 मीटर की गहराई तक तापमान बहुत तीव्र गति से गिरता है और उसके बाद तापमान के घटने की दर कम हो जाती है। अब यहाँ पर देखिए, इस चित्र में महासागरों की सतह के तापमान जो है सेल्सियस का प्रतिमानिक रूप यहाँ पे दिखाया गया है। तो ये जो स्लेटी रंग में है ये आपके महाद्वीपों के चित्र हैं और सफ़ेद कलर में जो है महासागरों के। और यहाँ पर आप जो है ये टेम्परेचर का पैटर्न देख सकते हैं, 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री, 25 और 28 डिग्री ये टेम्परेचर का जो है आप देख सकते हैं इसको कि इनका जो सेल्सियस का स्थानिक प्रतिरूप किस प्रकार से है।
यहाँ पर देखिए आप जैसे जो है विषुवत रेखीय क्षेत्र में जब रहते हैं तो वहाँ पे तापमान अधिक पाया जाता है, जबकि उसके बाद ध्रुवों की ओर या उच्च अक्षांशों की ओर घटते घटते 0 डिग्री पर आ जाता है। और ठीक यही स्थिति ऊपर की तरफ है। ये कैसे घट रहा है, यानी 25 से 20, 15, 10 और फिर ऊपर 0 डिग्री सेल्सियस तक ये आ जाता है। आइए जानते हैं दोस्तों महासागरीय जल की लवणता के बारे में। दोस्तों चाहे वर्षा का जल हो या महासागरों का, प्रकृति में उपस्थित सभी जलों में खनिज लवण घुले हुए होते हैं। लवणता वह शब्द है जिसका उपयोग समुद्री जल में घुले हुए नमक की मात्रा को निर्धारित करने में किया जाता है। इसका परिकलन 1000 ग्राम यानी 1 किलोग्राम समुद्री जल में घुले हुए नमक की मात्रा के द्वारा किया जाता है। इसे प्रायः प्रति 1000 भाग या पीपीटी के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। लवणता समुद्री जल का महत्वपूर्ण गुण है और 24.7 प्रति हजार की लवणता को खारे जल में सीमांकित करने की उच्च सीमा माना गया है। दोस्तों महासागरीय जल की लवणता को प्रभावित करने वाले कई कारक हैं। पहला ये कि महासागरों की सतह के जल की लवणता वाष्पीकरण और वर्षण पर निर्भर करती है। दूसरा, तटीय क्षेत्रों में सतह के जल की लवणता नदियों के द्वारा लाए गए ताजे जल के द्वारा और ध्रुवीय क्षेत्रों में बर्फ के जमने और पिघलने की प्रक्रिया से प्रभावित होती है। और तीसरा, पवन भी जल को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरित करते लवणता को प्रभावित करती है। और चौथा ये है कि महासागरीय धाराएं भी लवणता में भिन्नता उत्पन्न करने में सहयोग करती हैं। और जल की लवणता तापमान और घनत्व परस्पर संबंधित होते हैं, इसलिए तापमान अथवा घनत्व में किसी प्रकार का परिवर्तन किसी क्षेत्र की लवणता को प्रभावित करता है। दोस्तों उच्चतम लवणता वाले क्षेत्रों की बात की जाए तो मृत सागर की लवणता सर्वाधिक है 238 प्रति हजार, टर्की की वान झील 330 प्रति हजार और ग्रेट जो है साल्ट झील ये जो है देखिए 220 प्रति हजार है। दोस्तों लवणता का क्षैतिज वितरण देख लेते हैं। सबसे बड़ी चीज़ कि सामान्य खुले महासागर की लवणता 33 प्रति हजार से 37 प्रति हजार के बीच होती है। चारों तरफ स्थल से घिरे लाल सागर में यह 41 प्रति हजार तक होती है, जबकि आर्कटिक और ज्वार नदमुख में मौसम के अनुसार लवणता 0 से 35 प्रति हजार के बीच पाई जाती है। और गर्म और शुष्क क्षेत्रों में जहाँ वाष्पीकरण उच्च होता है वहाँ कभी कभी लवणता 70 प्रति हजार तक पहुँच जाती है। दोस्तों प्रशांत महासागर की लवणता में भिन्नता मुख्यतः इसके आकार और बहुत अधिक क्षेत्रीय विस्तार के कारण है। उत्तरी गोलार्ध के पश्चिमी भागों में लवणता 35 प्रति हजार से कम होकर 31 प्रति हजार हो जाती है, क्योंकि आर्कटिक क्षेत्र का पिघला हुआ जल वहां पहुंचता है। और इसी प्रकार 15 डिग्री से 20 डिग्री दक्षिण के बाद यह 33 प्रति हजार तक घट जाती है। दोस्तों अटलांटिक महासागर की औसत लवणता 36 प्रति हजार के लगभग है और उच्चतम लवणता 15 से 20 डिग्री अक्षांश के बीच दर्ज की गई है। अधिकतम लवणता 20 डिग्री उत्तरी और 30 डिग्री उत्तरी तथा 20 डिग्री पश्चिमी से 60 डिग्री पश्चिमी के बीच पाई जाती है और यह उत्तर की ओर क्रमिक रूप से घटती है। दोस्तों उच्च अक्षांशों में स्थित होने के बावजूद उत्तरी सागर में उत्तरिक अटलांटिक प्रवाह के द्वारा लाए गए अधिक लवणीय जल के कारण अधिक लवणता पाई जाती है। बाल्टिक समुद्र की लवणता कम होती है क्योंकि इसमें बहुत अधिक मात्रा में नदियों का पानी प्रवेश करता है। भूमध्य सागर की लवणता उच्च वाष्पीकरण के कारण अधिक होती है और काले सागर की लवणता नदियों के द्वारा लाए गए अधिक मात्रा वाले जल के कारण कम होती है। हिंद महासागर की औसत लवणता 35 प्रति हजार है और बंगाल की खाड़ी में गंगा नदी के जल के मिलने से लवणता की प्रवृत्ति कम पाई जाती है। इसके विपरीत अरब सागर की लवणता उच्च वाष्पीकरण और ताजे जल की कम प्राप्ति के कारण अधिक है। दुनिया में जो है ये महासागरों की लवणता को दर्शाने वाला एक मानचित्र है जो कि लवणता के वितरण को दर्शाता है। लवणता का ऊर्ध्वाधर वितरण किस प्रकार से हुआ है? दोस्तों गहराई के साथ लवणता में परिवर्तन होता है, लेकिन इसमें परिवर्तन समुद्र की स्थिति पर निर्भर करता है। सतह की लवणता जल के बर्फ या वाष्प के रूप में परिवर्तित हो जाने के कारण बढ़ जाती है या ताजे जल के मिल जाने से घट जाती है, जैसा कि नदियों के द्वारा होता है। लेकिन गहराई में लवणता लगभग नियत होती है क्योंकि वहाँ किसी प्रकार के पानी का ह्रास या नमक की मात्रा में वृद्धि नहीं होती है। महासागरों के सतही क्षेत्रों और गहरे क्षेत्रों के बीच लवणता में अंतर स्पष्ट होता है।
कम लवणता वाला जल उच्च लवणता और घनत्व वाले जल के ऊपर स्थित होता है। लवणता साधारणतः गहराई के साथ बढ़ती है और एक स्पष्ट क्षेत्र जिसको हैलोक्लाइन कहा जाता है, ये तीव्रता से बढ़ती है। लवणता समुद्री जल के घनत्व को प्रभावित करती है और महासागरीय जल के स्तरीकरण को प्रभावित करता है। यदि अन्य कारक स्थिर रहें तो समुद्री जल की बढ़ती लवणता उसके घनत्व को बढ़ाती है और उच्च लवणता वाला समुद्री जल प्रायः कम लवणता वाले जल के नीचे बैठ जाता है, इससे कि लवणता का स्तरीकरण हो जाता है। तो दोस्तों, ये था 11वीं कक्षा के एनसीईआरटी भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत का अध्याय 13 महासागरीय जल। बहुत ही जो है महत्वपूर्ण अध्याय था। इसमें आपने महत्वपूर्ण अवधारणाओं जलचक्र, महासागरीय गर्त, महाद्वीपीय ढाल, इसके अलावा तापमान को प्रभावित करने वाले कारक, महासागरीय जल की लवणता इत्यादि के बारे में विस्तार से पढ़ा और जाना। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विस को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।